दिस इज आलोक तिवारी और वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और ये सेशन होने वाला है एक बहुत खूबसूरत, क्योंकि आज के सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा आपका लेटर राइटिंग। अब ये लेटर राइटिंग को बेसिकली हिंदी में कहा जाता है पत्र लेखन। और लेखन शब्द बोलने में बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन जब लेखन की बात की जाती है अर्थात लिखने की बात की जाती है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये डिफिकल्ट क्यों होता है, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। और ऐसा रीजन क्या है कि ये आपके एग्जाम में पुटअप होता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लेटर राइटिंग के बेस पर हम लोग पर्सन जो होता है, जो एस्पिरेंट होता है, उसकी नॉलेज और उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, दोनों को चेक कर सकते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आप कैसा सोचते हैं और आपके आइडियाज किस तरीके से है प्रॉब्लम को लेकर के, या किसी भी बिजनेस को लेकर के आपके थॉट कैसे हैं। इसको कहते हैं बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी। देन उसके बाद नॉलेज का मतलब होता है कि हाउ मच डू यू हैव, आप कितनी नॉलेज रखते हैं, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव अबाउट योर सोसाइटी, अबाउट योर बिजनेस और अबाउट योर कंट्री और अबाउट द वर्ल्ड बेसिकली। ये सारी की सारी बातें हम लोग यहां पर करेंगे लेटर राइटिंग में। लेकिन जब ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए लेटर राइटिंग को लिखने से पहले। तो पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि लेटर राइटिंग को लेकर के जब एग्जाम में प्रॉब्लम्स आती हैं या एग्जामिनर आपसे कहता है किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, लेटर को लिखने के बारे में, तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो लेटर होता है उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, जो वर्ड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि जब वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो वहां पर वर्ड लिमिट, जब हम लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो वो 120 से लेकर के 150 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब है कि मोर देन 150 वर्ड्स अगर होते हैं तो इसका मतलब है कि वो लेटर आपका लेंदी हो जाता है, और लेंदी लेटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इज इट क्लियर और नॉट? सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि जब लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो वहां पर बेसिकली हम लोग जो आपके पर्सनल थॉट होते हैं या पर्सनल आइडियाज होते हैं बेसिकली, उन आइडियाज को हम लोग लेटर राइटिंग में कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के आपके कोई भी पर्सनल आइडिया है तो बेसिकली उनको हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं, अर्थात उनको हम लोग इग्नोर करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। दैट मीन्स आपके पर्सनल ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं होती है जब हम लोग लेटर राइटिंग की बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि जब लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो वहां पर बेसिकली कुछ स्लैंग एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस। ये स्लैंग है बेसिकली जिनको कहा जाता है इनफॉर्मल। तो मैंने उससे कहा कि जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं बेसिकली वो कभी भी लेटर राइटिंग में यूज नहीं होते हैं। ठीक है। देन उसके जस्ट बाद कई बार आपने भी देखा होगा कि आपका जो लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो एकदम से फॉर्मल होना चाहिए। और फॉर्मल का सीधा सा कंसेप्ट होता है कि एक तो वहां पर आपकी लैंग्वेज बहुत पोलाइट होनी चाहिए, पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि वो फैक्चुअल होना चाहिए, अर्थात उसमें फैक्ट होने चाहिए, ऑथेंटिक फैक्ट होने चाहिए जो हम लोग यूजुअली फेस करते हैं। तो हमारा फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो पोलाइट नहीं रहती है ना, इसका मतलब है कि वो हार्ड हो जाती है। तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि वो लेटर राइटिंग का एक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो द वे यू एक्सप्लेन द थिंग इन अ वेरी पोलाइट वे, मतलब जो भी चीज आप एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत पोलाइट वे में होना चाहिए। और बिल्कुल वो किसके बेस पर होना चाहिए, फैक्ट के बेस पर होना चाहिए। अगर फैक्ट गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां पर आपके मार्क्स उतने नहीं आएंगे जितना कि आप सोचते हैं, है ना। तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको राइट डाउन करना है लेटर राइटिंग में। एक छोटा सा पॉइंट और भी होता है। कई बार क्या होता है कि लेटर राइटिंग जब हम करते हैं तो वहां पर एक वर्ड आता है और वो वर्ड होता है बॉडी। अर्थात लेटर राइटिंग की एक बॉडी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्रॉब्लम होती है या जो भी मेन पॉइंट होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है, देन उसके बाद कंक्लूड किया जाता है। तो जब बॉडी की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग एब्रीविएशंस वर्ड का यूज करते हैं, एब्रीविएशंस की बात करते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग डू नोट को कहते हैं तो डू नोट को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं, कई बार हम लोग इस तरीके से मेंशन कर देते हैं।
इनको कहते हैं डोंट। जनरली हम लोग कहते हैं कि सपोज कीजिए कि यहां पर अगर मैं डज के साथ में मैं नॉट का यूज करता हूं, तो कई बार हम लोग इसको इस तरीके से भी मेंशन कर देते हैं कि डज नॉट। अगर कहीं पे डू नॉट है या डजंट इस तरीके से गिवन है या इजंट इस तरीके से गिवन है, तो उनको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है। तो मैंने उससे कहा कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बेसिकली वो कभी भी आपके लेटर राइटिंग में मेंशन नहीं होते, अर्थात लेटर राइटिंग में केवल फॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं। लेटर राइटिंग में हम लोग लैंग्वेज इस तरीके से यूज करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कभी भी लेटर राइटिंग में हम लोग मेंशन नहीं करते। अगर करते हैं तो सीधा सा कंसेप्ट है कि वहां पर हमारी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली फॉर्मल ना हो करके वो कैसी लैंग्वेज हो जाती है, आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज हो जाती है। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को राइट डाउन कर लीजिए। अगली स्लाइड में हम बात करते हैं कि लेटर्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। आपने कहा कि सर लेटर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल और सेकंड होता है इनफॉर्मल। तो मैंने आपसे कहा कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, तो आपने कहा कि सर जब हम किसी बिजनेस में होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करता है, तो कम्युनिकेट करने का जो मीडियम होता है, जो माध्यम होता है, वो बेसिकली लेटर होता है। मान लीजिए मुझे किसी कम्युनिकेशन किसी कंपनी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा शिकायत है, या किसी सोसाइटी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी कम्युनिकेट करने के लिए मेरे पास एक टूल होगा, उस टूल को कहा जाता है लेटर बेसिकली। तो लेटर क्या होता है कि बेसिकली जो कम्युनिकेशन गैप आता है हमारे बीच में, उसके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, अर्थात वो जो गैप है उस गैप को फिलअप करता है, और ये वर्क होता है बेसिकली आपका लेटर का होता है ना। तो मैंने आपसे कहा कि लेटर होता है चीजों को जो गैप होता है उसको फिलअप कर देना, और जो अवेयरनेस होती है उसको क्रिएट करना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ लेटर राइटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। फॉर्मल लेटर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है और आपका भी कोई बिजनेस है। मान लीजिए मैंने कुछ प्लानिंग की और उस प्लानिंग को मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, तो वहां पर मैं लेटर राइटिंग की सपोर्ट करूंगा, मतलब सपोर्ट लूंगा। तो लेटर राइटिंग की जब बात करते हैं तो फॉर्मल राइटिंग्स में बेसिकली हम लोग किसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा बेटा, कि फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं यहाँ पर डिस्कस किया जाता है आपका बिजनेस। तो लेटर राइट फॉर्मल में होता है टू डिस्कस बिजनेस। जब हम बिजनेस को डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, फॉर्मल लेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन उसके जस्ट बाद अगर मुझे कोई सर्विस चाहिए, तो मैं सर्विस के लिए अप्लाई करूंगा, और अप्लाई करने के लिए हम लोग कहते हैं कि अप्लाई फॉर सर्विसेज। तो सर्विसेज को जब अप्लाई की बात करते हैं तो वहां पर भी जो लेटर लिखा जाता है उस लेटर को क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। अगर सपोज कीजिए कि मैं किसी से रिक्वेस्ट करता हूं, मेक रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर भी हम लोग किसकी बात करते हैं, फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं। अगर कोई कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट को मुझे रजिस्टर करना है, उसको फाइल करना है, तो वो किस सेगमेंट में चला जाएगा, आपने कहा कि सर फॉर्मल लेटर्स में चला जाएगा। और यहां से एक प्रॉब्लम आती है, आपके पेपर में एक लेटर जरूर आता है कि एडिटर को प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, अर्थात उस प्रॉब्लम को अवेयर करना है, प्रॉब्लम के बारे में किसको, एडिटर को। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि फाइल और रजिस्टर कंप्लेंट्स, फाइल और रजिस्टर कंप्लेंट्स, फाइल और रजिस्टर कंप्लेंट्स। जब हम लोग बात करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, तो आपने कहा कि इनफॉर्मल लेटर्स मिस होते हैं कि जहां पर हम भाई बंधुओं की बात करते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है पर्सनल लेटर्स कहा जाता है। पर्सनल लेटर्स का मतलब होता है कि जब आप फैमिली की बात करते हैं या किसी रिलेटिव की बात करते हैं, तो वहां पर बेसिकली पर्सनल लेटर्स लिखे जाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है इनफॉर्मल। कई बार हम लोग जब घर पे होते हैं तो हमारा जो वे होता है ना, किसी भी अटायर को पुटअप करने का, वो एकदम से इनफॉर्मल होता है। कहीं पे हम लोग स्लीपर में रहते हैं, कहीं पर हम लोग निकर्स में रहते हैं, तो ऐसा जो वे होता है उस वे को कहा जाता है कि वो इनफॉर्मल है, क्योंकि हम लोग कहाँ पर है, अपने घर पर है। तो इसका मतलब है कि जो घर होता है, जो परिवार होता है, वो आपका एक अपना पर्सनल होता है, और वहां पर जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो उसको कहा जाता है आपका इनफॉर्मल लेटर्स, और उसको कहते हैं पर्सनल लेटर्स। ठीक है, तो पर्सनल लेटर्स का मतलब होता है इनफॉर्मल लेटर्स, और यहाँ पर लेटर्स लिखे जाते हैं बेसिकली आपके फैमिली को, आपके एल्डर्स को, आपके ब्रदर को, आपके सिस्टर को,
आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जब हम लेटर लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जो प्रायोरिटी दी जाती है बेसिकली इनफॉर्मल लेटर्स को लेकर के नहीं होती है, वो बेसिकली किसको लेकर के होती है, फॉर्मल लेटर्स को लेकर के आपके एग्जाम में एक प्रॉब्लम जरूर आती है ना। और स्पेशली एक लेटर जरूर आएगा जिसमें कहा जाएगा कि एक कंप्लेंट है और इस कंप्लेंट को अवेयर करना है बेसिकली एडिटर को, है ना। कि सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, अब इसको अवेयर करना है किसको, न्यूज़पेपर को बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो बेसिकली वहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं, फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं। और ये प्रॉब्लम आपके पेपर में जरूर आती है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमने कहा कि जो मेन एलिमेंट्स ऑफ ए लेटर होता है, एलिमेंट्स ऑफ द लेटर का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग अपने लेटर्स में मेंशन करते हैं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस का मतलब होता है कि बेसिकली जो लेटर को लिख रहा है ना, जो मैसेज कन्वे करेगा प्रॉब्लम को लेकर के या सर्विसेज को लेकर के, उसको सेंडर कहा जाता है, अर्थात उसका एड्रेस यहां पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा लेफ्ट में होता है और राइट में हम लोग कभी भी मेंशन नहीं करते। जो लेटेस्ट वे है वो ये होता है कि जितना भी फॉर्मेट होता है वो यूजुअली आपका राइट लेफ्ट में होता है, वो राइट में नहीं होता है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर एक स्पेस आ जाता है, स्पेस के बाद में हम लोग डेट को मेंशन करते हैं। किसको मेंशन करते हैं बेटा, डेट को मेंशन करते हैं। उसके जस्ट बाद फिर एक स्पेस आ जाता है, एक लाइन का स्पेस देंगे। देन उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस होगा। रिसीवर्स का मतलब होता है कि जो उस मैसेज को, उस प्रॉब्लम को बेसिकली रिसीव करेगा, है ना, उसको कहा जाता है रिसीवर। ठीक है, देन उसके बाद वहां पर बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग जो लेटर लिख रहे हैं वो किस प्रॉब्लम को लेकर के लिख रहे हैं, किस सर्विस को लेकर के लिख रहे हैं। तो जो मेन थीम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, है ना, तो उसके बाद में हम लोग कुछ और भी बातें करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत ब्रीफ में होना चाहिए, बहुत डिटेल में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। उसके बाद एक वर्ड आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं कि डियर सर, डियर मैडम, सर, मैडम, इस तरीके से जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं सैल्यूटेशन, है ना। अब सैल्यूटेशन में एक बड़ी खास बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग सैल्यूटेशन की बात करते हैं तो सैल्यूटेशन में हम लोग डियर वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सैल्यूटेशन में हम लोग कुछ एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, जैसे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैनर यूज करते हैं। देन उसके जस्ट बाद फिर हम लोग बात करते हैं ऑनर्ड की, ऑनर्ड सर की बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ऑनर्ड की जो स्पेलिंग होती है वो एक तो होती है HONOURED होता है, उसके अलावा एक स्पेलिंग और होती है, और वो स्पेलिंग क्या होती है, HONORED, HONORED, ऑनर्ड होता है, ऑनर्ड सर, ऑनर्ड मैडम। एक्चुअली जो सैल्यूटेशन होता है उस सैल्यूटेशन में बेसिकली हम लोग रेस्पेक्टेड सर, ऑनर्ड सर और ऑनर्ड सर बेसिकली मेंशन नहीं करते। सैल्यूटेशन में कभी भी रेस्पेक्टेड या ऑनर्ड वर्ड का यूज नहीं करते मेरे बच्चे। उसका रीजन क्या है कि ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं और इनको हम लोग अवॉइड करते हैं जब हम लोग फॉर्मल राइटिंग की बात करते हैं। ये जो ऑनर्ड स्पेलिंग है ये बेसिकली यूके में लिखी जाती है, और ये ऑनर्ड स्पेलिंग ये आपकी अमेरिकन लैंग्वेज को लेकर के है। दोनों स्पेलिंग बेसिकली करेक्ट है। देन उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी को जनरली हम लोग 3 पैराग्राफ्स में मेंशन करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और देन उसके बाद थर्ड पैराग्राफ। तो टोटल कितने पैराग्राफ्स होते हैं बॉडी में, बेसिकली 3 पैराग्राफ्स होते हैं। यहां पर बेसिकली टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड वाले पार्ट में बेसिकली उसको एक्सप्लेन किया जाता है विद फैक्ट, और यहां पर उसको प्रॉपर तरीके से कंक्लूड कर दिया जाता है, और कंक्लूड करने के बाद में एक लाइन लिखी जाती है जिसको कहते हैं कंक्लूडिंग लाइन, जहां पर हम लोग कहते हैं थैंकिंग यू, और इस तरीके से जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको कंक्लूडिंग कहते हैं। मेरी बात को समझ लीजिए ध्यान से। देन उसके जस्ट बाद यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर्स होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर्स क्या होते हैं, तो इनका डिस्कशन हम लोग डिटेल में करेंगे, आगे की स्लाइड में हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे। देन उसके बाद आते हैं सिग्नेचर अलोंग विद टाइटल और डेजिग्नेशन, यहां पर है। जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है ना मेरे बच्चे, उसके जस्ट नीचे हम लोग नेम मेंशन करते हैं। नेम किसका मेंशन करेंगे मेरे बच्चे, जिसने
बेसिकली उस लेटर को लिखा है, अर्थात जो भेजने वाला है उसके नेम को यहां पर मेंशन करेंगे। इस नेम के जस्ट बाद हम लोग सिग्नेचर लिखेंगे, सिग्नेचर होता है नेम के ऊपर। अगर उसका कोई डेजिग्नेशन है तो उस डेजिग्नेशन को उसके नेम के मेंशन करेंगे। ये सारा का सारा फॉर्मेट होता है। जब लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो टोटल ये पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमें काम करना है। अब देखो, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस है इसी को मैं ऑफलाइन क्लासेस बनाने वाला हूं। आप कहेंगे कि सर ऑफलाइन क्लासेस कैसे बनेगी, उसका मैं बताऊं कैसे बनेगी। उसका एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया, अभी आया एकदम से। तो वो इसलिए ऐसे बनेगी बेटा कि हम लोग क्या काम करेंगे कि आपके सामने एक पूरा प्रॉपर लेटर यहां पर आपके सामने मैं लिखूंगा। जैसे जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट लेटर को राइट डाउन करूंगा, सेम उसी तरीके से चीजों को आपको लेकर के चलना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ फॉर्मेट है जो मैं आपको दूंगा, कुछ लाइंस है जो आपको मैं दूंगा, जिनको एज इट इज आपको यूज करना पड़ेगा। कुछ थोड़े से बदलाव, कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे और उसके बाद में आपका जो लेटर होता है एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, विद परफेक्ट लैंग्वेज होगा। और उससे क्या होगा कि अगर आपका मार्क्स 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग है तो आपके 9 मार्क्स 100% यहां पर आने वाले हैं। ऐसा कुछ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। अच्छा, जनरली क्या होता है कि जो लेटर राइटिंग होता है जनरली हम लोग एक सेशन में खत्म कर देते हैं, लेकिन एक सेशन में कभी भी लेटर राइटिंग कंप्लीट नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या होता है कि जो राइटिंग स्किल होती है ये एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस जो है वो एकदम से नहीं होता है, 1 घंटे में प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। उसके लिए मुझे लगभग 5 to 6 क्लासेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जब सारी की सारी क्लासेस आप कर लोगे मेरी, तो आप देखना कि आज जो डर आपके अंदर है इस लेटर राइटिंग को लेकर के, डर आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मजा आ गया। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मल राइटिंग में। फॉर्मल राइटिंग में सबसे पहला पॉइंट है सेंडर्स एड्रेस। किसकी बात करते हैं हम लोग? सेंडर्स एड्रेस की बात करते हैं, जो सेंड कर रहा है। अब देखो यहां पे, तो पहला पॉइंट यहां पर है। अब मैं यहां पे डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। जनरली क्या होता है कि यहां पर जो फॉर्मल है बेसिकली ये सब किस में लिखा जाएगा? लेफ्ट में लिखा जाएगा, लेफ्ट में जो टॉप होता है उसमें, है ना। यहां पर बेसिकली हम बात करते हैं सेंडर्स, सेंडर्स एड्रेस की बात करते हैं। जो मैं बेसिकली लेटर लिख रहा है उसका जो एड्रेस है उसके बारे में। अब देखो, जनरली एक्चुअली स्टार्टिंग के जो 2 यहां पर पॉइंट्स गिवन है ये आपके ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर नहीं है तो आपको ये लास्ट के ये स्टार्टिंग की 2 पॉइंट्स यहां पर मेंशन नहीं करने हैं। फिर आपको मेंशन करना है आपका बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट एरिया, स्टेट टाउन और कंट्री। बेसिकली हम लोग तब मेंशन करते हैं जब आपका लेटर इंटरनेशनल लेवल पे होता है। अर्थात अगर केवल इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग कंट्री को मेंशन नहीं करते। लेकिन जब इंटरनेशनल कोई लेटर कन्वे किया जाता है ना, मान लीजिए मेरी कंपनी इंडिया में है और एक कंपनी जो है वो दुबई में है। अब ये बेसिकली जो है वो आपका एक इंटरनेशनल लेवल बन जाता है। और ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर कंट्री जो होता है उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम लोग कंट्री का नेम मेंशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। मेरा डेजिग्नेशन क्या है कि सपोज कीजिए कि मैं मैनेजर हूं, है ना, तो डेजिग्नेशन मेरा यहाँ पे आ गया। ये तब होता है कि जब सेंडर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है। अगर वो पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है तो उस केस में हमें डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो उस केस में हम लोग केवल बिल्डिंग नंबर मेंशन करते हैं, स्ट्रीट एरिया मेंशन करते हैं, देन उसके बाद जो स्टेट या टाउन है वहां पर आप कौन से स्टेट से हैं और कौन से टाउन से हैं उसको मेंशन करते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको मेंशन नहीं करते। तो यह आपका फॉर्मल हो गया। अब आते हैं यहां पर फॉर्मल लेटर में और इनफॉर्मल लेटर में जो आपका सेंडर्स एड्रेस होता है उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, ये पॉइंट मैंने यहां पर एज इट इज लिख दिया। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग सेंडर्स की बात करते हैं तो केवल क्या होता है कि हम लोग यहां पर आपका कोमा लगा देते हैं, इस तरीके से कोमा लगाते हुए चले जाते हैं, इस तरीके से। तो मैंने उससे कहा कि जो सेंडर एड्रेस होता है वहां पर हम कभी भी कोमा का यूज नहीं करते। अगर कोमा का यूज करते हैं तो उसे इनफॉर्मल कहा जाता है और वहां पर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो यहां पर कभी भी आपको कोमा का यूज नहीं करना है। अगर कोमा यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि फॉर्मेट आपका रॉन्ग हो जाएगा और यहां से आपका एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स को थोड़ा सा
कम कर देगा, है ना। तो यहां पर अगर फॉर्मल लेटर की बात करते हैं और इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहां पर 24 आजादपुर यहां पर है, अगर डेजिनेशन है तो डेजिनेशन मेंशन करेंगे, अगर डेजिनेशन नहीं है कॉमन पीपल की बात करते हैं तो वहां पर बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये यहां से हट जाएगा, अर्थात ये रिमूव हो जाएगा, अर्थात इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डायरेक्ट हम लोग एड्रेस लिखेंगे, कहां से है, न्यू दिल्ली से। पिन कोड जो है ये भी ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर भी सकते हैं पिन कोड, अदरवाइज पिन कोड की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। और इंडिया तब मेंशन करते हैं जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, जब नेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग कंट्री का नेम को मेंशन नहीं करते हैं। सेम सिचुएशन यहां पर है, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करता हूं तो नेम ऑफ कंट्री मेंशन होगा, और अगर केवल इंटरनेशनल ना होकर के केवल नेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहां पर कंट्री का नेम मेंशन नहीं करेंगे, वहां पर केवल मेंशन करेंगे 24 आजादपुर न्यू दिल्ली 110005 आपके, ठीक है। देन उसके बाद एक लाइन का स्पेस आ गया, लाइन स्पेस हो गया। देन उसके बाद फिर मेंशन करते हैं लेफ्ट में डेट। अब देखो डेट में क्या प्रॉब्लम होती है, केवल क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है या जो स्टूडेंट होता है बेसिकली एस्पिरेंट जो होता है वो 24 के बाद में कोमा लगा देगा। अगर उसने यहाँ पे कोमा लगा दिया या बेसिकली यहाँ पे कोमा लगा दिया तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन यहाँ पर आपका गलत हो गया, इसका मतलब है कि आपने जो डेट को मेंशन किया है वो आपके फॉर्मेट में फिट नहीं होता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि यहां पर आपको डेट जब भी मेंशन करनी है वो कुछ इस तरीके से मेंशन करनी है। अगर डेट को हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया, नेम ऑफ मंथ उसके जस्ट बाद आया और नेम ऑफ ईयर उसके जस्ट बाद आया, तो वहां पर कभी भी हम लोग कॉमा का यूज नहीं करते। लेकिन जब हम लोग मंथ का नेम पहले मेंशन करते हैं, देन उसके बाद डेट मेंशन करते हैं, देन उसके बाद ईयर की बात करते हैं, तो उन दोनों के बीच में कोमा लगाते हैं, क्योंकि डेट को और ईयर को सेपरेट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोमा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जब भी डेट मेंशन करते हैं तो डेट मेंशन करने का जो वे होता है वो इस तरीके से होता है और इसको कहते हैं फॉर्मेट वे, और ये वे आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं सेकंड पे। अब देखिए रिसीवर्स एड्रेस के बारे में बात करते हैं। देखिए एक बात याद रखिए कि जो इनफॉर्मल होता है बेसिकली वहां पर रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल लेटर में रिसीवर एड्रेस होता है और इनफॉर्मल में कभी भी रिसीवर एड्रेस नहीं होता है। ये डिफरेंस होता है फॉर्मल लेटर्स में और इनफॉर्मल लेटर्स में, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इसी वजह से मैंने यहां पर आपका इनफॉर्मल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है, ठीक है। अब आते हैं रिसीवर्स एड्रेस के बारे में। जब रिसीवर्स एड्रेस के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले नेम ऑफ द ऑफिशियल टाइटल क्या होता है ना। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डिंग नंबर क्या है, वो कौन सी स्टेट या कौन सी एरिया में है, या बेसिकली उसका स्टेट या टाउन क्या है। पिन कोड ऑप्शनल है, आप मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और कंट्री का नेम तब मेंशन होगा जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, अदरवाइज हम लोग कंट्री का नेम मेंशन नहीं करेंगे। मेरे बच्चे एक बात याद रखिए कि जो लेटर में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इतना डिटेल में डिस्कशन लेकर के आया हूँ कि इस टाइप का फॉर्मेट आपको प्रॉपर तरीके से आपको नहीं मिलने वाला है। हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर सपोज कीजिए कि आपने जो लेटर लिखा है वो लेटर बेसिकली एक ऐसे पर्सन को लिखा है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर है, तो मैनेजर बेसिकली उसका एक टाइटल है, उसका एक डेजिनेशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे द मैनेजर। उसके बाद जिस कंपनी के वो मैनेजर है, देन उसके बाद उस कंपनी का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद वो कंपनी बेसिकली कहाँ पर है उसका एक एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, और वो कंपनी किस जगह पे है, वो एरिया कौन सा है, तो आपने कहा कि न्यू दिल्ली है और 110007 है। और देन उसके बाद अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो वहां पर हमें इंडिया, इट मींस नेम ऑफ कंट्री मेंशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे की बात करते हैं। देन उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन को लेकर के बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि सैल्यूटेशन में हम लोग कौन कौन से एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं और कौन से एक्सप्रेशंस यूज नहीं कर सकते। और इसी का सोल्यूशन लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि रेस्पेक्टेड वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। जनरली क्या होता है कि इंडिया में एक सिस्टम चलता है, और इंडियन सिस्टम की जब बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाते हैं।
स्पेशली पोलाइट तब होते हैं जब हम अपने प्रिंसिपल की बात करते हैं या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि आप स्टूडेंट हैं और आप अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रहे हैं या अपने डिपार्टमेंट के जो एचओडी है उनको एक लेटर लिख रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा पोलाइट बनाते हैं और ऐसे केस में हम लोग कहते हैं रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम। तो जनरली हम लोग यूज कर सकते हैं रेस्पेक्टेड सर और मैडम यूज कर सकते हैं। अगर मैं रेस्पेक्टेड यूज नहीं करता तो भी ये करेक्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। अब देखो, आपको देखा, अगर आपका लेटर एडिटर्स के लिए है या पोस्ट मास्टर्स के लिए है, पुलिस ऑफिसर्स को आप लेटर लिख रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगर आप लेटर लिखते हैं, तो उस केस में आपका सैल्यूटेशन जो है वो सर और मैडम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डियर सर भी मेंशन कर सकते हैं और डियर मैडम भी मेंशन कर सकते हैं। जनरली लोग कहते हैं कि डियर वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इनफॉर्मल है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि डियर अपने आप में कंप्लीटली फॉर्मल वर्ड है और डियर वर्ड का यूज अगर मैं करता हूं तो ये करेक्ट होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ठीक है, देन उसके जस्ट बाद अगर मैं स्टूडेंट हूं और प्रिंसिपल को लेटर लिखता हूं या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को लिखता हूं, तो वहां पे रेस्पेक्टेड सर और मैडम हम लोग यूज करते हैं। अगर शॉपकीपर की बात करते हैं या बिजनेसमैन को एक लेटर लिखते हैं या मैनेजर को लेटर लिखते हैं, तो वहां पर भी सर और मैडम यूज करते हैं और केवल हम लोग डियर सर और डियर मैडम भी यूज करते हैं, है ना। देन उसके बाद अगर कोई स्ट्रेंजर होता है तो स्ट्रेंजर्स के लिए जिसको हम लोग जानते नहीं है और जानने वाले जो शख्स नहीं होता, जो जानने वाला नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं अननोन। अगर सपोज कीजिए किसी एक ऐसे पर्सन को हम लोग लेटर लिख रहे हैं जो हमारे लिए बेसिकली अननोन है, दैट मीन्स वो स्ट्रेंजर है, तो उस केस में हमारा सैल्यूटेशन आपका होना चाहिए डियर सर और डियर मैडम होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? अब आगे के पॉइंट पे बात करते हैं। आप यहां से ना नोट्स बनाना सीखिए। देन उसके जस्ट बाद यहां पर आते हैं इनफॉर्मल लेटर्स को लेकर के। इनफॉर्मल लेटर्स में जो सैल्यूटेशन होता है डिपेंड करता है कि हम लोग वो लेटर किसको लिख रहे हैं। परिवारवाद की जब बात करते हैं, कि परिवार की बात करते हैं, तो पर्सनल रिलेशन आते हैं। तो उसमें जब ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जो रियल ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो वहां पर अगर वो सीनियर है, वो ओल्डर है, तो वहां पर रेस्पेक्टेड वर्ड यूज करते हैं। अगर ब्लड रिलेशन की बात करते हैं लेकिन वो आपसे छोटे हैं, तो वहां पर माय डियर और डियर जो वर्ड होते हैं वो सैल्यूटेशन के रूप में यूज होते हैं। अगर आप किसी से इंटीमेट होते हैं, जैसे फ्रेंड्स को लेकर के या किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के, तो वहां पर आप डियर वर्ड यूज कर सकते हैं या माय डियर भी यूज कर सकते हैं और ये आपका सैल्यूटेशन होगा। अब देखो, आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में जो सैल्यूटेशन होता है बेसिकली उसको किस तरीके से आप मेंशन करते हैं। और यहां पर मैंने एक प्रॉपर कंपैरिजन दिया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल किस तरीके से आपके पेपर में आना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं बॉडी को लेकर के। एक्चुअली जो बॉडी है ना, ये बॉडी क्या होता है कि बेसिकली एक मेन पार्ट होता है ना। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सब्जेक्ट तो आप लोग जानते ही हैं और बॉडी के बारे में भी प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। हालांकि जो बॉडी है उसको लेकर के बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में चलते हैं कि बॉडी क्या है और कैसे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर आपसे करेंगे। अब देखो बेटा, बॉडी में क्या होता है कि सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि जो आपका मेन पॉइंट होता है, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, जिस इश्यू की बात कर रहे हैं, उस इश्यू को यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब देखो, अब एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी बेटा। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पैराग्राफ जिसके थ्रू आप जिस टॉपिक या जिस इशू को लेकर के आप लेटर लिख रहे हैं, उस इशू को आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मैं लेटर लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं। तो इसका मतलब है कि इंट्रोडक्टिव में बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर टू द एडिटर। आप एडिटर को ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। व्हाई का जो आंसर होगा बेसिकली, वाई का जो आंसर होगा वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, देन उसके जस्ट बाद वाई का आंसर मेंशन करने के बाद में फिर जो मेन टॉपिक होगा उसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता है। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है कि वाई यू आर राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हैं, है ना।
किसको लिख रहे हैं? एडिटर को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, या बेसिकली किसी ऑफिशियल किसी ऑफिसर को, मे बी द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रहे हैं। तो उस केस में उसका रीजन क्या है, क्यों लिख रहे हैं, वाई का जो आंसर होता है वो आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ का फर्स्ट पार्ट होता है। देन उसके बाद जब इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ को एंड करते हैं तो उसके लास्ट में बेसिकली उस इशू को, उस प्रॉब्लम को या उस स्ट्रेटजी को वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसे कहा जाता है इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ। देन उसके बाद आता है मिडिल पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ जो होता है बेसिकली ये डिटेल में होना चाहिए, है ना। मिडिल पैराग्राफ का मतलब होता है कि बेसिकली आपका डिटेल में होना चाहिए। डिटेल का मतलब क्या है कि जो आपने टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जो प्रॉब्लम आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, जो सर्विस आपने इंट्रोड्यूस की है, उस सर्विस को लेकर के आपके पास में जो फैक्ट है, जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर डिटेल में मेंशन करना है। उसके बाद जब डिटेल में आप इसे मेंशन करेंगे और उसका जो इफेक्ट है आपकी सोसाइटी पे क्या आता है, वो इफेक्ट यहाँ पर मेंशन करेंगे और उस इफेक्ट को लेकर के आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि ये एक सीक्वेंस होती है। हम सेकंड पैराग्राफ की जब बात करते हैं तो उसमें बेसिकली जो टॉपिक है, जो इश्यू है, उसको डिटेल में, है ना, एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद उसका इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लोग मिडिल पैराग्राफ में मेंशन करने वाले हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहां पर हम बात करते हैं। उसके जस्ट बाद आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ का मतलब है कि जो चीजें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है विद एग्जाम्पल, उसको कंक्लूड करना। अब जब कंक्लूड करते हैं तो वहां पर सजेशन हो सकता है और वहां पे अपील हो सकती है। आपका एक सुझाव हो सकता है, एक आपकी अपील हो सकती है। तो जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है वहां पर आप सुझाव दे सकते हैं, वहां पर आप सजेशन दे सकते हैं। तो वहां पे सजेशन भी हो सकते हैं और सजेशन के साथ साथ में आप वहां पर अपील भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपकी कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आती है। ठीक है। जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता है इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी वो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैसे होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे सजेशन दिया जाता है और कैसे अपील की जाती है, ये मैं आपको एज इट इज यहां पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और देन उसके बाद मिडिल पैराग्राफ में कौन कौन से मेन सेंटेंसेस हो सकते हैं वो सारा का सारा आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से डिटेल में दी जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। कई बार हम लोग बात करते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको लेकर के, वो भी एक हमारे पास में एक प्रॉब्लम है, एक इश्यू है बेसिकली। अब उसको इंट्रोड्यूस करना है कि मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया, उसका इफेक्ट क्या सोसाइटी पे पड़ रहा है, वो सारी की सारी बातें हम लोग सबसे पहले, अगर मैं मेन बॉडी की बात करते हैं तो सीधा सा मतलब है कि बॉडी में 3 पैराग्राफ्स होते हैं। वन फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता है, जो सेकंड होता है उसको मिडिल पैराग्राफ कहते हैं और जो लास्ट होता है उसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ होते हैं। तो जनरली ये कहा जाता है कि बॉडी को 3 पार्ट्स में, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, पॉल्यूशन है तो किसकी वजह से पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इफेक्ट क्या पड़ा है सोसाइटी पे, वो आपका यहाँ पर आ गया और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपने मेंशन कर दिए। उसको लेकर के आपका क्या सजेशन है और क्या आप अपील कर सकते हैं, वो बेसिकली आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो गया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को। अब आते हैं यहाँ पर आपका कंक्लूडिंग लाइन। इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, समझ में नहीं आता कई बार कि कंक्लूडिंग लाइंस में क्या यूज करें। तो मैंने आपसे कहा कि कंक्लूडिंग लाइंस में जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स मतलब इनफॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर कहते हैं विद बेस्ट रिगार्ड्स या विद बेस्ट विशेस यूज करते हैं। एंड दिस इज द बेसिकली द लास्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी। देन उसके बाद अगर पेरेंट्स और एल्डर्स की बात करते हैं तो उस केस में विद लव एंड रेस्पेक्ट यूज करते हैं। अगर यंगर रिलेटिव है, आपसे छोटा है, आपका छोटा भाई है, आपका कजन हो सकता है, तो उस केस में कहा जाता है विद लव या विद बेस्ट विशेस यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन जब ऑफिशियल लेटर्स की बात करते हैं, दैट मीन्स फॉर्मल लेटर की बात करते हैं, तो वहां पर लास्ट होता है थैंकिंग यू, या फिर हम लोग कहते हैं कि विद बेस्ट रिगार्ड्स। हम लोग इस तरीके से आपकी बॉडी को कंक्लूड करते हैं और ये बॉडी के लास्ट लाइन होती है जो हम लोग प्रॉपर तरीके से लेफ्ट हैंड पर मेंशन करते हैं। ठीक है। देन उसके जस्ट बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर फॉर्मल लेटर्स। अब उसने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर्स क्या होते हैं
ये तो आपको पता ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर्स की जब बात करते हैं तो यहां पर अब बहुत सिंपल वे में चीजों को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे फॉर्मल लेटर्स को लेकर के। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं या अपने हेडमास्टर को लेटर लिखते हैं, तो उस केस में आपको फेथफुली और सिंसियरली वर्ड यूज नहीं करना है, वहां पर आपको यूज करना है योर्स ओबीडियंटली। केवल आपने देखा होगा कि कुछ लेटर्स में लिखा होता है योर्स ट्रूली। एक्चुअली जो ट्रूली वर्ड होता है ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है और योर्स ट्रूली को कभी भी मेंशन नहीं करते हैं। ये पॉइंट याद रखिए कि योर्स ट्रूली कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मल लेटर्स। तो जब प्रिंसिपल और हेडमास्टर की बात करते हैं तो वहां पर योर्स ओबीडियंटली मेंशन करते हैं, वहां पर योर्स फेथफुली और सिंसियरली यूज नहीं करेंगे। जब हम बात करते हैं एडिटर्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करते हैं, तो उस केस में बेसिकली हम लोग लिखते हैं योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि योर्स फेथफुली कब आता है और योर्स सिंसियरली कब आता है। बेसिकली जब आपका सैल्यूटेशन, जिसको आप लेटर लिखते हैं, अगर वो आपके नॉन में है, वो आपका परिचित है बेसिकली, तो वहां पर लिखा जाता है योर्स सिंसियरली। लेकिन जिसको आप लेटर लिख रहे हैं बेसिकली, वो पर्सन अगर आपके लिए अननोन है, अर्थात वो परिचित नहीं है, अपरिचित है, तो उस केस में मेंशन करते हैं योर्स फेथफुली। इज इट क्लियर और नॉट? देन उसके बाद स्ट्रेंजर्स को जब लिखते हैं तो वहां पर भी योर्स फेथफुली की बात करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के लिए फ्रॉम वन ऑफिशियल टू अनदर ऑफिशियल की जब बात करते हैं, कंप्लेंट्स या रिक्वेस्ट टू ऑफिशियल्स करते हैं, जब किसी के खिलाफ कंप्लेंट की जाती है या बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर भी बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं योर्स फेथफुली, और ये बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर्स होते हैं। देन उसके जस्ट बाद अब आते हैं यहां पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, लेकिन किसको लेकर के? इनफॉर्मल लेटर्स को लेकर के। मैंने उससे कहा कि जब इनफॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं तो वहां पर हम फ्रेंड्स की बात करते हैं, रिलेटिव्स की बात करते हैं, या आपके एल्डर्स और जूनियर्स की बात करते हैं, तो वहां पर लिखा जाता है योर्स सिंसियरली और योर्स अफेक्शनेटली। अब देखो सिंसियरली क्यों यूज करते हैं, आपको पता चल गया होगा, है ना? तो यहाँ पर योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली यहाँ पर यूज करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए अगला पॉइंट है, ये यहां तक आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर हो जाता है ना? देन उसके बाद आप क्या मेंशन करते हैं? उसके जस्ट नीचे आप लिखते हैं नेम बेसिकली, है ना? यहां पर हम लोग नेम मेंशन करेंगे जो सेंडर होगा। नेम के जस्ट बाद बेसिकली यहां पर आपके सिग्नेचर होंगे, और अगर आपका कोई डेजिनेशन है तो वहां पर आपका डेजिनेशन होगा, दैट मीन्स आपका टाइटल होगा, और जाकर के उसके बाद ये लेटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, ये आज का जो क्लास का डिस्कशन है, इसमें मैंने केवल और केवल कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है? सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि फॉर्मल लेटर्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, है ना? तो जब हम फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं तो फॉर्मल लेटर्स जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से फॉर्मल लेटर्स को लिखा जाता है, ये सारी की सारी बातें आपकी नेक्स्ट क्लास में होने वाली है, ठीक है? प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पर एक लेटर आपको लिख के दिखाऊंगा, प्रॉपर तरीके से लेटर को लिखेंगे और हर एक वर्ड पे काम करेंगे, और कौन कौन सी चीजें इनफॉर्मल होती है, कौन सी फॉर्मल होती है, और कहां पर आपके मार्क्स कम आ सकते हैं और कहां पर आपके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, बहुत शिद्दत के साथ में देखना है, क्योंकि यही क्लास आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी लेटर राइटिंग को लेकर के, इनिशिएटिव कि लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता है, उसकी कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं, बॉडी क्या होती है। अब जैसे कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, लेटर्स किसको लिखा जाता है? एडिटर्स को लिखा जाता है। अगर आप एडिटर को लेटर लिखते हैं तो उसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। उसके बाद आपने किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दिया, किसी को आप सजेशन दे रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल नहीं है, वो भी फॉर्मल है। तो केवल एग्जाम में आता है कि आप किसी ऑफिसर के अगेंस्ट हैं, उसके खिलाफ आपने कंप्लेंट कर दी है, या किसी डिपार्टमेंट को आप सजेशन देना चाहते हैं, तो उस केस में भी जो लेटर होता है बेसिकली वो आपका फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है?
उसके बाद लेटर ऑफ एप्लीकेशन भी होता है, केवल लेटर को एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखा जाता है तो वहां पे लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन होता है। केवल क्या होता है कि जो लेटर्स होते हैं वो बिजनेस को लेकर के होते हैं, जब हम बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं तो वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जब कोई मैसेज कन्वे करती है तो मैसेज करने का जो वे होता है वो लेटर के थ्रू होता है, तो उसे बिजनेस लेटर कहा जाता है। और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं कि जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसे ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। तो उसके मतलब क्या होता है कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस होते हैं। तो ये लेटर्स की एक टाइप होती है। इन टाइप्स का डिटेल में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। पहला सेशन रहेगा हमारा कल की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन रहेगा कि जब हम लोग एडिटर्स को लेटर लिखते हैं तो एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होता है, और किस तरीके से अगर एग्जाम में वहां पर कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो उस पूरे के पूरे लेटर को किस तरीके से एग्जैक्ट और एक कंप्लीट फॉर्मेट के रूप में विद एक्यूरेसी कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ये डिस्कशन हमारा नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। तो आज की क्लास में मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखना। आपको लगता है कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग उस क्वेरी को, उस डाउट को प्रॉपर तरीके से क्योर करेंगे, है ना, तो रेक्टिफाई करेंगे उस मिस्टेक को। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।